जो स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में है और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है और उनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पाई है, परीक्षा नज़दीक आ गई है, वो स्टूडेंट क्या करे? वो स्टूडेंट कुछ ना करे, सिर्फ और सिर्फ मेरी ये वीडियो देख ले। वो अच्छे खासे नंबर इस वीडियो को देख करके अपनी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। और साथ ही वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को जरूर देखें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। दोनों स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो में हम 20 प्रश्नों को हल करेंगे और इसके साथ ही मैं 5 वीडियो और लेकर के आऊँगा, यानी कि 5 वीडियो और लेकर के आऊँगा, जिसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन में आप सभी लोग अच्छे खासे अंक बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पा सकते हैं। तो आइए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो छोड़ करके जाने वालों के पास पछताने के सिवा कुछ और नहीं हाथ लगने वाला है। यहाँ पर हमने लिख रखा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यानी कि भारत में जो नागरिकता की अवधारणा है कि एकहरी नागरिकता भारत में होगी कि दोहरी नागरिकता होगी, यानी कि इस नागरिकता के संबंध में हमने किस देश के संविधान से ये चीजें अर्जित की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। एकल नागरिकता की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है, अनुच्छेद 11। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी कि हमने ऊपर पढ़ा कि हमने नागरिकता के संबंध में किस देश से नागरिकता का संबंध अर्जित किया है, और वही प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान में जो भारतीय नागरिकों को है किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है, एकहरी नागरिकता या फिर दोहरी नागरिकता। तो एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इंग्लैंड से हमने एकहरी नागरिकता को ग्रहण किया है, यानी कि एकल मतलब एकहरी, यानी कि भारतीय संविधान जो है वो कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का मतलब एकल नागरिकता। वहीं अगर जो हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, एक केंद्र की नागरिकता और एक स्टेट की नागरिकता। भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत का जो नागरिक होगा वह भारत का नागरिक होगा, ना कि किसी स्टेट का नागरिक होगा, किसी राज्य का नागरिक होगा। इसलिए भारत में एकहरी नागरिकता पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ हमने इस व्हाइट बोर्ड पर एक एक अक्षर को इस ब्लैक मार्कर से लिख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान निर्माण के समय भारतीय नागरिकों के पास कितने मूल अधिकार थे? बात तब की कर रहा है जब संविधान का निर्माण हुआ। तो संविधान के निर्माण के समय भारतीय नागरिकों के पास उस समय 7 जो थे वह मूल अधिकार थे। 7 मूल अधिकार थे। बढ़ते हुए प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन? यानी कि
जो भी हमारे संविधान के द्वारा हमारा संविधान भारतीय नागरिकों के जो मूल अधिकार देता है, अगर जो मूल अधिकारों का हनन किया जाए तो उसकी हम गुहार लगा लें। किस जगह जाएंगे, कहाँ संरक्षण लेंगे? संसद का संरक्षण लेंगे कि राष्ट्रपति का संरक्षण लेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण लेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हमारी मौलिक अधिकारों का अगर जो हनन होता है तो उसकी रक्षा के लिए कहा जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की हम शरण लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की हम शरण लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि हमारे जितने भी मूल अधिकार है उन मूल अधिकारों में एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद है उसमें किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ध्यान रखिएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि बात किसकी कर रहा है? मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है। यानी कि हमें अधिकार तो संविधान दे रहा है लेकिन साथ ही साथ भारतीय नागरिकों की कुछ जिम्मेदारी भी है अपने राष्ट्र, अपने संविधान के प्रति। तो वह कितने मौलिक कर्तव्य हमें दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा? तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 11 मौलिक कर्तव्य है हमें अपने संविधान के प्रति। बढ़ते हैं प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया? यानी कि हमने किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया है? तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 17 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का प्रत्येक अनुच्छेद कुछ ना कुछ कहता है, कुछ ना कुछ प्रावधान हर अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। तो 17 की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, यानी कि छुआछूत को खत्म करने की बात करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है चंपक दोराई राजन केस का मामला जो है वो किस वर्ष आया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आया था 1952 में। यह सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आरक्षण के मुद्दे पर 1952 में किसी चंपक दोराई राजन मामले में फैसला अपना सुनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन कर सकती? यानी कि भारत का जो संविधान है बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसमें क्या करना चाहिए? संशोधन करना चाहिए। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी व्यवस्था की थी कि अगर जो आवश्यकता पड़ेगी तो जो उस समय के भारतीय नागरिक होंगे वह किस अनुच्छेद के तहत अपनी जरूरत के हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इसका जो वर्णन है स्टूडेंट्स भाग 20 में यानी कि भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद की अगर जो हम बात करें तो अनुच्छेद होगा 368। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि केशवानंद भारतीय केस किस वर्ष आया?
ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केशवानंद भारती केस का जो संबंध है वो है 19 वर्ष आया की बात कर रहा है, ये आया था 1973 में, 1973। उसी से मिलता जुलता प्रश्न है, ये दूसरे मामले का प्रश्न है। मिनर्वा मिल्स केस किस वर्ष आया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आया था 1980 में, 1980 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। अधिकारों की बात कर रहा है, मौलिक अधिकारों की, और भाग की बात कर रहा है, यानी कि भाग कितने हैं भारतीय संविधान में, 22 भाग है। तो उसी में से एक भाग होगा जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो वो भाग है 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहा है, तो संसद प्लस राज्य विधान मंडल के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रपति के पास कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास कितनी आपातकालीन शक्तियां हैं, 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की बात कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो यह 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के मेंबर प्लस राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो धन विधेयक पेश होता है सबसे पहले लोकसभा में। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।